प्यारे बच्चों, कक्षा 9वीं प्रश्न बैंक अध्याय 14 सांख्यिकी का हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पर आपको 1 अंक के 2 प्रश्न और 3 अंक का 1 प्रश्न दिया गया है। कुछ आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, कुछ खाली स्थान आएंगे, 7 आएंगे जो 1-1 नंबर के होंगे, और बड़े प्रश्न जो आएंगे वह 3 नंबर के होंगे। अगर हम प्रश्न क्रमांक 1 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको सही विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प में संख्याओं 2, 4, 6, 8, 10 का माध्य ज्ञात कीजिए। आंसर क्या सही है? 6। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं माध्य बराबर सूत्र क्या होता है? कुल योग बटे पदों की संख्या। इन सबको जोड़ लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 सबको जोड़ लिए। चूंकि गिनती में कितने हैं? ये 5 है। 1, 2, 3, 4, 5, 5 का भाग दे दिया, आंसर कितना आ जाएगा? 6। अतः यहाँ पर माध्य कितना हो जाएगा? 6 होगा। माध्य यदि निकालना है तो माध्य किसे कहते हैं? एक तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करना, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, और जो बीचों बीच नंबर होता है उसे हम क्या कहते हैं? माध्यक कहते हैं। अतः इसका सही आंसर क्या होगा? 5 होगा। आंकड़े 14, 25, 14, 28, 18, 17 ये दिए गए आंकड़ों में से बहुलक को ज्ञात करना है। यहाँ को हम इन सबको अरेंज कर लेते हैं और देखते हैं कि 14 कितने बार है? 14 4 बार है। 18 कितने बार है? 3 बार है। 22 कितने बार है? 1 बार है। और 23 कितना है? 1 बार है। ये जो 4 आंसर दिए थे इन्हीं को हमने चेक किया, बाकी से कोई मतलब नहीं था क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो सर्वाधिक 14 जो है ना 4 बार आया है। अतः यह बहुलक कितना हो जाएगा? इसका 14 होगा, क्योंकि बहुलक की जो परिभाषा होती है सर्वाधिक आवृत्ति को हम बहुलक कहते हैं। केंद्रीय परिमाप नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं केंद्रीय परिमाप क्या कहलाती हैं? माध्यक, माध्य और बहुलक कहलाते हैं, परंतु मीटर नहीं होती हैं। अतः यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? मीटर होगा। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक निश्चित उद्देश्य में एकत्रित किए गए तथ्य या अंकों को क्या कहते हैं? जब कोई भी चीज इकट्ठी की जाती है तो उनको क्या बोलते हैं? अपन गणितीय भाषा में क्या बोलते हैं? आंकड़े कहा जाता है। अब आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण, ये जिन पर भी हम काम करते हैं वह क्या कहलाता है? उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? अध्ययन के क्षेत्र को क्या कहते हैं? सांख्यिकी। अतः यहाँ पर खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? सांख्यिकी लिखा जाएगा। हम आगे के प्रश्नों का अध्ययन करें उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि समांतर माध्य क्या है। समांतर माध्य सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या कहलाता है, या इसी को हम दो सरल भाषा में देखें तो कुल योग बटे पदों की संख्या। दूसरे शब्दों में देखें तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, अर्थात एफ और एक्स का दोनों का गुणनफल बटे कुल पदों की संख्या कहलाता है। माध्यक किसे कहते हैं? आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो उनके जो बीचों बीच पद होता है वह माध्यक कहलाता है। लेकिन यदि पदों की संख्या आपके पास विषम है, पदों की संख्या विषम है, तो माध्यक का सूत्र कितना हो जाता है? n+1 अपॉन 2वां पद। और अगर सम है, कैसी है? सम है, तो इसका जो सूत्र बनता है वो 1/2 कितना? n/2वां पद प्लस n/2 धन 1वां पद कहलाता है। अगला शब्द है बहुलक। बहुलक किसे कहते हैं? अधिकतम बारंबारता वाले प्रेक्षणों को क्या कहा जाता है? बहुलक कहा जाता है। हम सत्य प्रश्न क्रमांक 3 में जाते हैं। अभी मैंने बहुलक की परिभाषा आपको बताई थी, अधिकतम बारंबारता वाले प्रेक्षणों को बहुलक कहते हैं। बिल्कुल सही है। माध्यक किसे कहते हैं? वह मान जो ठीक ठीक 2 भागों में विभाजित करता है, माध्यक कहलाता है। ये भी सही है। अगला प्रश्न क्रमांक 4, प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए। चौथे का पहला क्या कहता है? माध्यक ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए। इस माध्य का सूत्र क्या था हमारे पास? सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों का कुल संख्या। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन था, जब प्रेक्षणों की संख्या विषम हो, ठीक है ना, तो माध्यक का सूत्र बताइए। तो माध्यक का सूत्र क्या है? अभी मैंने ऊपर बताया था, n+1 बटे 2वां पद। कब? जब विषम। और अगर सम था तो आपको बताया था कि 1/2 n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। और जब विषम था तो ये वाला। माध्य किसे कहते हैं? सभी प्रेक्षणों के मानों के योग को प्रेक्षणों की कुल संख्या से भाग देने पर। सूत्र के माध्यम से हम इसे याद कर सकते हैं। इतना लंबा नहीं लिखना हमको कभी भी। हमें लिखना माध्य किसे कहते हैं? प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या को माध्य कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में आप ध्यान दे सकते हैं कि आपके पास एक सारणी दी गई है और एक बारंबारता सारणी बनाना है, जिसमें कहा गया कि 0 से 5 सम्मिलित नहीं है। ऐसी स्थिति में मैंने एक सारणी बनाने का प्रयास किया है, और आंकड़े बनाते समय मैं आपको नियम बता देता हूँ कैसे बनाए जाते हैं। यदि 1 लिखना है तो ये 1 हो गया है, 2 लिखना है तो ये 2 हो जाएगा, 3 के लिखने का तरीका ऐसा, 4 का तरीका जो होता है वो ऐसा कुछ रहेगा, 5 लिखने का तरीका कुछ इस प्रकार से होगा, 1 2 3 4 और ये वाला 5।
अगर 6 लिखना है तो 6 में आपके पास तो 1 2 3 4 5 और एक ये 6, 7 की गिनती लिखना है तो 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार से हम यहाँ पर गिनती। अब हम सारणी को दोबारा देखते हैं तो 0 से 5 के बीच में 1 2 3 4 5 है, हम 0 से 5 है 5 लिख देंगे। क्योंकि 5 उसमें सम्मिलित नहीं है अतः 5 जो है ना अगले वाले में जाएगा। तब यहाँ कौन कौन से जाएंगे 5 वाले में? 5 7 और देखें 9 7, इस प्रकार से ये 11 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अर्थात ये कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। हम इसी प्रकार से सारणी को हम आसानी से बना लेंगे। अब हम इस सारणी को आसानी से यहाँ बना हुआ देख सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे क्या बनाया गया है। यहाँ पर 5 से 10 के बीच में, जिसमें 5 तो है लेकिन 10 नहीं है, 5 6 7 8 9 तक के जितने भी अंक हैं, ऐसे कितने अंक गिनती में उस सारणी में 11 अंक हैं तो उनको हम लिख देंगे। यहाँ 10 11 12 13 14 ये वाले अंक जितने भी हैं वो कितने हमारे पास 11 बार आए हुए हैं, इनको हम यहाँ लिख देंगे उस सारणी से ढूंढ करके। और एक और बताता हूँ मैं आपको, लास्ट वाला कितना था? 30 से 35 वाले कितने हैं? 2 अंक हैं। 30 से 35 वाले एक तो ये दिख रहा है मुझे, ये है, ये 2 अंक हैं 30 से 35 वाले। इस प्रकार से हम इन अंकों सारणी में देख लेंगे और उसके बाद हम यह एक सारणी बनाने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार हम सारणी आप बना करके प्राप्त करेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 में भी 30 विद्यार्थियों को 100 अंक प्रदान किए गए हैं, उसकी भी सारणी बनाना है। 0 से 10 वाली, उसमें सम्मिलित नहीं है। यह भी हम देखेंगे कि इसमें सबसे छोटा अंक कितना है हमारे पास? 10 है सबसे छोटा अंक, और सबसे बड़ा अंक कितना है हमारे पास? 95। 10 से 20, 20 से 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70 80 90 और 90 से 100 तक के बना लेंगे। अब इसमें हम टेली मार्क्स बनाएंगे। कौन कौन से अक्षर कितने बार आए हैं उनका हम अध्ययन सारणी में करते हैं। 10 से 20 में 1 है और 20 से 30 में भी 1 है। 30 से 40 में आपके पास 3 है, 1 2 3। यहाँ पे 40 से 50 में आपके पास 4 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 संख्याएं हैं। फिर आपके पास 50 से 60 में 5 है तो 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं। आगे हम इसी प्रकार से बनाते जाएंगे और इस प्रकार से हम बारंबारता बंटन प्राप्त। यहाँ इसका योग कितना होगा? 30 होगा। तो हम आसानी से इस बारंबारता बंटन को यहाँ पर समझ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 में एक टीम फुटबॉल में 10 मैच निम्नलिखित गोल करती है। 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3 गोल करता है। जब वो 10 मैच खेले जाते हैं तो किसी में 2 किसी में 3 इस प्रकार से मैच करते हैं। उसके हमने आंकड़े इकट्ठे कर लिए हैं। तो हमें क्या क्या ज्ञात करना? माध्य ज्ञात करना, माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है। क्योंकि हम माध्य का सूत्र जानते हैं, कुल योग बटे पदों की संख्या। हम कुल योग का मतलब इन सबको जोड़ लेंगे, 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 0, इन सबको हम जोड़ लेंगे। और कितने गिनती में कितने? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम 10 का भाग दे देंगे क्योंकि जोड़ दिया इनको। कितना आ गया? 28। 28 में 10 का भाग दिया, कितना आ गया? 2.8। माध्यक ज्ञात करने के लिए हम पहले दिए गए आंकड़ों को क्रम से लिखते हैं, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। इस प्रकार से करते हुए हम सब आंकड़ों को लिख देते हैं। 0 चूंकि सबसे छोटा था, उससे बड़ा 1 था, 2 था, 3 जितने भी थे उन सबको लिख दिया। फिर 4 थे उनको लिख दिया, 5। ये गिनती में कितने हैं? 10। क्योंकि यह एक सम संख्या है अतः माध्यक का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 n/2वां पद n/2 + 1वां पद। यहाँ पे n की जगह कितना लिखना है? 10। सो ये हो जाएगा 10/2वां पद, 10/2वां पद। 10 में 2 का भाग दिया, 5वां पद, और यहाँ 5 और 1 6वां पद हो जाएगा। अर्थात हम इस सारणी में ध्यान से देखते हैं, 1 2 3 4 5वां पद 3 और 6ठा पद भी 3। 5वें पद का मान भी 3 और 6ठे पद का मान भी 3 है। 3 और 3 6, 6 में 2 का भाग दिया और आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। अब इसी सारणी से स्पष्ट है कि 0 एक बार है, 1 एक बार है, 2 एक बार है, लेकिन 3 जो है ना सर्वाधिक 4 बार है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर बहुलक सर्वाधिक बारंबारता कहलाता है। तब बहुलक बराबर कितना हो जाएगा? 3 होगा। प्रश्न क्रमांक 8, गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से कुछ अंक प्राप्त किए। किसी ने 41, किसी ने 39, किसी ने 48, 52 अलग अलग प्रकार के अंक प्राप्त किए हैं। तब आपको इसमें से क्या ज्ञात करना है? इन आंकड़ों का माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिएगा। तो जो कि मैं माध्य अपने पिछले सवाल में आपको समझा चुका हूँ। माध्य किसे कहते हैं?
सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या या कुल योग बटे पदों की संख्या। इन सबको हम टोटल कर लेते हैं। 41 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 52। अब चूंकि आंकड़े बहुत सारे तो कब तक हम प्लस प्लस करेंगे, तो हम बाकी हम रफ में हम प्लस कर लेते हैं और यहाँ पे कुछ स्टार्टिंग के 3-4 और लास्ट के 3-4 अंक लिख करके हम इसे बटे में कुल कितने हैं 15 हैं तो हम 15 का भाग देते हैं। अब रफ में जाकर हम इनको जोड़ लेते हैं। जोड़ने में कितना आया है 822 आया है। 822 में कितने का भाग देना था 15 का। अब हम आसानी से भाग दे पाएंगे और हमारा आंसर कितना हो जाएगा 54.8। 54 पॉइंट इसका आंसर होगा। माध्यक ज्ञात करने के लिए दिए गए प्रेक्षणों को आरोही क्रम में लिखा जाएगा। सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस प्रकार से लिखने के बाद हम चूंकि देखते हैं कि गिनती में कितने हैं 15 हैं। 15 मतलब विषम है। विषम है तो विषम में माध्यक का सूत्र कितना होता था, हमने आपको अभी रटवा दिया था। क्या था विषम का माध्यक का सूत्र, n+1/2वां पद। तो n कितना था 15, 15 और 1 16, 16 में 2 का भाग दिया 8वां पद। देखते हैं सारणी में 8वां पद का है 1 2 3 4 5 6 7 8वां पद कितना है 52 है। तो आपका माध्यक कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। यहाँ सर्वाधिक आवृत्ति भी 52 दिख रही है मेरे को, 3 बार देख लो आप। यहाँ 39 एक बार, 40 2 बार है, 41 एक बार है, और भी आंकड़े देख सकते हैं। लेकिन 52 कितने बार है 3 बार है। तब हम कह पाएंगे कि बहुलक भी कितना होगा सर्वाधिक आवृत्ति 52। प्रश्न क्रमांक 9, दिए गए प्रेक्षणों को आरोही क्रम में लिखा गया है। ये जो आंकड़े दिए गए हैं काहे में, ये आरोही क्रम में है और माध्यक दिया कितना है 63 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। अरे जब आरोही क्रम में पहले से लिखे हैं, गिनती बताओ कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आंकड़े हैं। अर्थात पदों की संख्या कितनी हो गई सम 10। तो सम हो गई तो माध्यक का सूत्र बताएं। माध्यक का सूत्र क्या होता था n/2वां पद धन n/2 धन 1वां पद। चूंकि 10 लिखा था 10/2 10/2, यहाँ 2 का भाग दिया 5वां पद, 5 और 1 6 6वां पद। यहाँ इस सारणी में जाते हैं 1 2 3 4 5वां पद। 5वां पद कितना था मेरे पास x, छठा पद कितना था x प्लस का 2। मान रख दिया यहाँ जाकर के x लिखा 5वें पद की जगह, छठे पद की जगह x प्लस का 2 लिख दिया। दोनों को जोड़ दिया, x और x मिलकर के कितना हो गया 2x धन का 2। यहाँ बटे का 2 था, इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया, 2 से 2 कट गया है। माध्यक कितना आ गया x धन का 1। परंतु सवाल में लिखा हुआ था कि माध्यक कितना था, माध्यक था 63। अर्थात ये x + 1 किसके बराबर है 63 के बराबर है। ये 1 उधर जाएगा, कितना आ जाएगा 62। तो हम कह पाएंगे कि माध्यक कितना होगा 62 होगा। प्रश्न क्रमांक 10, वेतन रुपए में दिया है, कर्मचारियों की संख्या दी गई है। ये 2 लाइनें आपके प्रश्न में लिखी हुई थी। इन दोनों को खड़ी लाइनों में लिख देंगे, एक को x और एक को f काउंट करेंगे। चूंकि माध्य ज्ञात करना था, माध्य का सूत्र होता है सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f। ऐसी स्थिति में हम इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिखते हैं। तो 3000 में 16 का गुणा किया 48,000 आ गया। 4000 में 12 का गुणा किया 48,000 आ गया। 5000 में 10 का किया 50,000 आ गया। इसी प्रकार से इन सब का गुणा करते हुए हमने यहाँ पे लिख लिया है और इनको जोड़ लिया है। जोड़ने पे जो आंसर आया उसे हम सिग्मा fx कहते हैं। ये जो f वाली पट्टी है इसको भी जोड़ लिया, इसे हम सिग्मा f कहते हैं क्योंकि f है। सिग्मा का मतलब होता है योग, इस लाइन का योग। सिग्मा f वाले पदों का योग, सिग्मा fx मतलब fx वाले पदों का योग। अब चूंकि माध्य का सूत्र कितना होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, हम इसमें इसका भाग दे देंगे, मान रख देंगे। 1 0 से 0 काट दिया। अब आप 6 का भाग देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5083.33। इस प्रकार से हम बड़े से बड़े प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। आप लोग घबराएं नहीं, बहुत अच्छा समझाने का प्रयास किया गया है। आगे भी आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। इसके बाद हम आपको अध्याय 13 के वीडियोस हम बहुत शीघ्र ही हम आपको कल परसों में आपको उपलब्ध कराएंगे। आप हमारे साथ लगातार बने रहें। अभी भी जिन छात्रों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह केवल सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा 9th के छात्रों को शेयर करें। सहयोग करने के लिए धन्यवाद। गए अध्याय का PDF प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स की नोट्स पर दी गई लिंक पर क्लिक करें और इसके PDF भी प्राप्त करें ताकि आप उसे और बार बार पढ़ करके और अच्छा समझ सकें। धन्यवाद।